कि हमें डिले एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करना है इंस्टेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे हम स्मॉल x से इनपुट, स्मॉल z से आउटपुट, स्मॉल y से प्रेजेंट स्टेट और कैपिटल Y से नेक्स्ट स्टेट डिनोट करते हैं। जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं डिले एलिमेंट से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है, रेस कंडीशन की। रेस कंडीशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल एक साथ चेंज हो जाएं। तो हम जब रेस कंडीशन की बात करते हैं तो रेस कंडीशन मेरी स्टेट क्रिटिकल हो सकती है या नॉन क्रिटिकल। अगर हमारा फाइनल स्टेबल स्टेट सेम है, चाहे हम किसी भी पाथ से ट्रेवल करते हैं, तो वो हमारा नॉन क्रिटिकल रेस होता है, उसके लिए सर्किट में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमारा फाइनल स्टेबल स्टेट अलग अलग पाथ के थ्रू अलग अलग हो जा रहा है, तो वो हमारा क्रिटिकल रेस आता है। उसको अवॉइड करने का हमें हमेशा डिजाइनिंग करना पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा ज्यादातर यूनिट हैमिंग डिस्टेंस कोड प्रिफर करते हैं, यानी कि ग्रे कोड प्रिफर करते हैं। हम डिजाइन कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं। अब ये हमेशा हिट एंड ट्रायल वाली डिजाइन रहेगी, इसका कोई एक सिंगल रूल नहीं होता है। हमारे को देखना ये है कि हमारा इनपुट चेंज होने पे 1 बिट एट अ टाइम चेंज होनी चाहिए हमेशा, और हमेशा सर्किट फाइनल स्टेबल स्टेट पे ही रुकना चाहिए। ठीक है, अगर हम देख के बता सकते हैं कि सर्किट मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे? अगर इनपुट के बेस पे ट्रांजिशन टेबल में कोई भी एक कॉलम ऐसा बच जाता है जिसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, तो वो मेरा सर्किट अनस्टेबल होता है। तो हम देख के ये बता सकते हैं कि मेरा स्टेबल सर्किट है या नहीं है। कैसे बता सकते हैं? ट्रांजिशन टेबल में अगर कोई भी ऐसा कॉलम है जिसमें कोई सर्किल नहीं दिख रहा है, मतलब कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, तो टोटल सर्किट मेरा क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये वाले एग्जांपल में ट्रांजिशन टेबल दिख रही है, इसमें 1 1 वाला कॉलम जो है, इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मेरा अनस्टेबल सर्किट है। तो हमेशा हम अब क्या करते हैं? रीडिजाइन करते हैं इस सर्किट को हैमिंग कोड के टर्म्स में। कई बार कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स इंसर्ट करते हैं ताकि सर्किट को स्टेबल कर सके। वो डिजाइनिंग हमें आगे मैम सीखनी। हाँ, ये लॉजिक डायग्राम से कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिशन टेबल, लॉजिक डायग्राम नहीं, ट्रांजिशन टेबल। लॉजिक डायग्राम से तो हम लॉजिक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल तुम लोगों को सिखा चुकी हूँ मैं, इनपुट के बेस पे हाँ, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। जब ट्रांजिशन टेबल बता लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर हर कॉलम में मिनिमम एक स्टेबल स्टेट है तो सर्किट मेरा स्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो हम फिर से डिजाइन करेंगे सर्किट को। या तो हम, अगर यहाँ पे तो जैसे दो ही स्टेट है तो हैमिंग और बाइनरी सेम हुआ मेरा, ग्रे कोड और बाइनरी कोड, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक की जगह दो स्टेट वेरिएबल लेके 0 0 0 1 1 1 1 0 के फॉर्म में। तो वो डिजाइन कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि हम अनस्टेबल स्टेट कैसे पहचानेंगे? सर्किट से नहीं पहचानेंगे, हम पहचानेंगे ट्रांजिशन टेबल से। अगर कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें एक भी अनस्टेबल स्टेट है, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अनस्टेबल सर्किट हो जाता है। इतना ठीक? यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम बात करते हैं, जब हम एक्चुअल में सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमेशा यूज करते हैं लैचेस का। लैचेस का मतलब एसआर लैच। एसआर लैच हमने दो तरीके से पढ़ी थी, एक यूजिंग नॉर गेट और दूसरी यूजिंग नैंड गेट। थर्ड यूनिट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम सीधे उसी पे आ रहे हैं। एसआर लैच, ये याद होगा तुम लोग, ये नॉर बेस्ड और नैंड बेस्ड दोनों एसआर लैच पढ़ चुके हो। ठीक है, यस मैम। इसकी ट्रुथ टेबल भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए तुम्हें। अगर थर्ड यूनिट अभी तो तुमने टेस्ट के लिए पढ़ा था तो याद होनी चाहिए थी। खैर मैं फिर भी एक बार बता रही हूँ कि जब हम इसको एसिंक्रोनस के टाइप में डिजाइन अगर हम कर रहे हैं तो हम इसको किस तरीके से समझते हैं। मेरा पहला वाला नॉर गेट है, इसका आउटपुट लिया और दूसरे वाले नॉर गेट में वो एज अ फीडबैक जा रहा है ना। चाहे तो तुम यहाँ से ले जाओ, चाहे इसको ऐसे घुमा के ले जाओ, एक ही बात है। तो अगर हम इसी सर्किट को रीड्रॉ करते हैं फीडबैक शो करने के लिए, तो हमारा क्या हो गया? दो नॉर गेट हो गए। आर वाले नॉर गेट का आउटपुट जो है वो एस के लिए क्या कर रहा है? एज अ फीडबैक काम कर रहा है। और एस वाले गेट का जो आउटपुट है वो आर के लिए एज अ इनपुट काम कर रहा है, या वाइस वर्सा कह दो। ठीक है, तो ये जो हमारा फीडबैक पाथ शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया मेरा स्मॉल वाई प्रेजेंट स्टेट और ये कैपिटल वाई हो गया मेरा नेक्स्ट स्टेट।
ट्रुथ टेबल सबको एसआर की पता है, 0 0 पे हमारा सेम स्टेट रहता है। अगर हमारा S1 है तो आउटपुट 1 होता है, R1 है तो आउटपुट 0 होता है, और 1 1 मेरा अनडिफाइंड स्टेट होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्रॉस कर दो इसको, ये 0 0 लिखा है या ये इनवैलिड स्टेट है, मतलब क्रॉस, डोंट केयर से समझो इसको। तो अगर मैं इसको ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में बनाती हूँ, मेरा प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगा या 1 होगा। अब 0 0 0 1 1 1 और 1 0 पे आउटपुट चेक कर लो। 0 0 पे क्या होता है, सेम स्टेट होता है, तो प्रेजेंट 0 तो नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट 1 तो नेक्स्ट स्टेट 1। 0 1 पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट r की वैल्यू 1 पे 0, तो 0 0 कर दिया। 1 0 पे क्या होता है, s इक्वल टू 1 तो 1, तो 1 1 कर दिया। और 1 1 मेरा अनडिफाइंड होता है, तो ये चाहे 0 0 लिखो या इसको क्रॉस लिखो, एक ही बात है, डोंट केयर। मैम नहीं समझ में आ रहा ये। अरे एसआर लैच भूल गए, तो पुराना पढ़ रहे हैं हम। ये एसआर टेबल लैच की ट्रांजिशन। प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टेबल कुछ नहीं है। ट्रांजिशन टेबल का मतलब S इक्वल टू R इक्वल टू 0 पे क्या होता है, अगर प्रेजेंट स्टेट मेरा 0 है, स्मॉल y की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी तो 0 ही होगा। लिखा है पहला कॉलम का पहला वैल्यू देखो। अगर मेरा स्मॉल प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगा। फर्स्ट कॉलम की दूसरी वैल्यू देखो, सेम रहता है, नो चेंज। 0 है तो 0, 1 है तो 1। अब अगर मेरा s की वैल्यू 0 है और रीसेट r इक्वल टू 1 है, तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो 0 1 पे देखो 0 0 लिखा है, सेकेंड कॉलम। मैम नेक्स्ट स्टेट 1 होता है ना, रीसेट 0 1 1 पे, पे। रीसेट 1 पे 0 होता है। क्या कंफ्यूज कैसे, s का मतलब सेट, r का मतलब रीसेट। रीसेट 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 0 होता है, और सेट 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 1 होता है। मैम अभी यहाँ तुम लोग टेबल में तो दिया हुआ नेक्स्ट स्टेट 1 दिया हुआ है मैम। कहाँ दिया हुआ है, ऊपर q डैश इक्वल्स टू 1 है, क्यू 0 1 डैश पे। हम लिख रहे हैं या क्यू लिख रहे हैं, अच्छा मैम q प्रेजेंट स्टेट हो गया ना। क्यू, क्यू और क्यू बार, तुम कैसे कंफ्यूज हो गए, तुमने थर्ड यूनिट नहीं पढ़ा, इसका मतलब मैंने बोला ना, अच्छा। थर्ड यूनिट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्यू और क्यू बार है, ये आउटपुट और आउटपुट का बार। तो हम यहाँ पे क्यू बना रहे हैं इसमें टेबल में। तुमको तो टेबल ट्रुथ टेबल देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तुम लोगों को प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए। SR 0 0 पे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट सेम होगा, सेट 0 पे आउटपुट 0 होगा, रीसेट 0 पे आउटपुट 1 होगा, और 1 1 पे डोंट केयर होगा। ये प्रॉपर्टी अब तक तुमको रटी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी कई बार कर चुके हैं, एसआर लैच में भी, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी। तो ट्रुथ टेबल तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्यू और क्यू बार लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू लिखी हुई है ये, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल भूल ही जाओ तुम, तुम्हें तो प्रॉपर्टी याद है। 0 0 पे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट बराबर, तो 0 दिया है तो 0, 1 दिया है तो 1। 0 1 पे नेक्स्ट स्टेट 0, तो 0 0 कर दी। सेकेंड कॉलम देखो, लास्ट कॉलम देखो, 1 0 पे s की 1 पे 1, तो 1 1 हो गया। और 1 1 पे मेरा डोंट केयर होता है, तो इसको क्रॉस से डिनोट कर लो। डोंट केयर ये 0 नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लिख लो, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, क्रॉस। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी क्या है मेरी, क्रॉस, 1 1 पे क्रॉस क्रॉस। अब हम इसका के मैप सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको के मैप को सॉल्व करेंगे, तो एक मेरा क्वाड बनेगा और एक पेयर बनेगा। अगर मैं 1 1 पे डोंट केयर ले रही हूँ, तो एक मेरा क्वाड बन रहा है, सभी को ट्रुथ टेबल में दिखना चाहिए। यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में एक तो क्वाड है ये, और एक मेरा पेयर है। तो इक्वेशन क्या आई क्वाड से, देखो तो s प्लस पेयर की इक्वेशन क्या आई, y इंटू r का बार। तो s प्लस r बार y, ये हो गई मेरी SR लैच विद नॉर गेट की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, क्योंकि हमें आगे जाके इसका यूज करना है। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट मैम कितनी आ रही है, हाँ मैम यहाँ पे y में हाँ, नीचे 0 और 1 दिया हुआ है, ये कैसे शो कर रहे हैं मैम। कहाँ 0 दिया है, 0 y में जो 0 वाला रो है,
और 1 वाला ये कैसे देख रहे हैं इस टेबल के हिसाब से, ट्रूथ टेबल के हिसाब से कैसे देख रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ट्रुथ टेबल तुम मत देखो, ट्रुथ टेबल से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। चलो मैं तुम्हें पहले तो ये बताओ, एसआर लैच याद है, पढ़े थे? हाँ क्या पढ़े थे? मैम ऐसा लाच में मैम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं, एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं और प्रॉपर्टी ट्रूथ बताओ टेबल। मुझे, 0 0 पे क्या होता है? मैम मैम 0 जीरो होल्ड करता है। हाँ, नो चेंज। 0 ठीक है, अब इसी यस मैम। टेबल में देखो तुम सेकेंड कॉलम, रिसेट कौन करेंगे तो जीरो होगा। ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में देखो सेकेंड रो, सॉरी 0 0 पे अगर मेरा यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट नहीं लिखी हुई है, ठीक है, सेकेंड रो देखो और फोर्थ रो देखो, दिख रही है ट्रुथ टेबल में? 1 दिया है तो यस 1 मैम होगा, 0 दिया है तो 0 होगा। तो 0 0 पे सेकेंड रो में हमने प्रेजेंट स्टेट 1 लेके लिखा हुआ है, फोर्थ रो में हमने प्रेजेंट स्टेट 0 लेके लिखा हुआ है। तो 0 0 पे अगर 0 दिया है तो 0 होगा, 1 दिया है तो 1 होगा। ठीक है, अब अगर मेरा s की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट क्या आता है? एस की वैल्यू तो फिर उसके बाद 1 1 आती है, चाहे प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो। तो a की यस वैल्यू मैम। लिखी है 1 0 पे, पहला रो देखो 1 0 लिखा हुआ है, q और q बार। और अगर r रीसेट की 1 वैल्यू होता 1 होती है तो रीसेट 1 होता है 1 तो 0 0 आता है। तीसरा रो देखो 0 1 लिखा हुआ है। है। 1 1 पे क्या और होता है? 1 डोंट केयर होता है। ये 0 लिखा है, 0 का मतलब ये इनवैलिड है, जिसको हम यस डोंट केयर मैम। से अभी तक पढ़ते आए हैं। इसी वैल्यू को मैंने टेबल में उठा के रखा है। तुमको ट्रुथ टेबल देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम एसआर का प्रॉपर्टी जानते हो। अब ट्रांजिशन टेबल में आ जाओ, पहला कॉलम देखो, 0 0 पे क्या होता है? सेम स्टेट होता है। तो स्मॉल y की वैल्यू 0 है तो कैपिटल Y भी 0 ही होगा। सिमिलरली अगर स्मॉल y 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही होगा। यस ठीक मैम। है, अगर r की वैल्यू 1 है, सेकेंड कॉलम देखो, तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही होगा, सेकेंड कॉलम में 0 0 हो गया। ठीक है, चौथा कॉलम देखो, अगर s की वैल्यू 1 है 1 0, तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, 1 1 कर दिया दोनों में, चाहे प्रीवियस कुछ भी हो। ठीक है, और 1 1 पे डोंट केयर होगा, तो ये मेरा क्रॉस होगा। अपना के मैप बना लो या ये ट्रांजिशन टेबल बना लो अपनी कॉपी में, ये क्रॉस होगा। इनवैलिड का मतलब हम क्रॉस लिखते हैं ना कि 0 लिखते हैं। 0 तो मेरा वैलिड स्टेट हो गया। इतना ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्रॉस को 0 क्यों लिखा है? क्रॉस का मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो इस टेबल के लिए उसको 0 लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया है। अब हम के मैप सॉल्व कर सकते हैं। जब हम के मैप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, ये वाला 1 1 1 0 पे देखो एक क्वाड बन रहा है, लास्ट के दो कॉलम, और एक मेरा पेयर बन रहा है y इक्वल टू 1 पे फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम पे देखो ये 1 1 जो कि एक पेयर बना रहा है। इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, क्या मिलेगा? s प्लस y इंटू आर बार। तो मुझे ये इक्वेशन अब याद रखनी है, चाहे तो तुम कहीं नोट कर सकते हो कि एसआर लैच जब हम नॉर गेट से बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी आती है? s प्लस आर बाई बार बार इंटू स्मॉल y। क्योंकि जब भी मुझे एसआर लैच नॉर वाला यूज करना है तो मुझे नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वैसी जैसे सिंक्रोनस में पढ़ती थी। तो हम ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करेंगे। एक और चीज मुझे ध्यान रखनी है कि नॉर लैच हम कब यूज करेंगे? जब हमारा 1 1 पे इनवैलिड कंडीशन होगी, या ये कह सकते हैं 0 0 पे मेरा नॉर्मल स्टेट होगा। नॉर्मल मतलब जो भी प्रेजेंट देंगे वही नेक्स्ट मिलेगा। नॉर्मल स्टेट में हमारा क्या है? हम फीडबैक का मतलब सिर्फ डिले दे रहे हैं, डिले से प्रेजेंट और नेक्स्ट पे वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरा 0 0 नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल मोड है, या 1 1 मेरा इनवैलिड स्टेट है, तो हम नॉर लैच का यूज करेंगे। दो कंडीशन याद होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा कि तुम नॉर यूज एस करो या आर लैच। हाँ, एस आर प्लस आर डैश वाई था ना, तो यहाँ पे आर कहाँ गया, आर डैश कहाँ गया? कौन सा आर डैश? सेकेंड लाइन देखो, मैम सेकेंड लाइन, इक्वेशन सेकेंड लाइन, तो सेकेंड ऐसे लाइन, है
ये वाली इक्वेशन देखो, s प्लस आर बार वाई, सेकेंड लाइन देखो, क्योंकि हमारा ये डोंट केयर है। जब डोंट केयर से तुम यहाँ पे इक्वेशन पहली वाली मत पढ़ो, पहली वाली जो इसलिए बनवाई है क्योंकि यहाँ 0 0 लिखा हुआ है, ये नहीं यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, ये हम डोंट केयर लेंगे, डोंट केयर लेते ही हमारा ये क्वाड बन जाएगा, क्वाड बन जाएगा तो हमारा s प्लस आर बार वाई आएगा, यही फाइनल इक्वेशन यूज होती है। ठीक है, दो कंडीशन का हमेशा याद रखना है। नॉर लैच हम कब लेते हैं, जब हमारा 1 1 इनवैलिड मोड होता है और 0 0 हमारा नॉर्मल मोड होता है, तब हम नॉर बेस्ड लैच का यूज करते हैं। सिमिलरली हमने नैंड लैच पढ़ा था, नॉर की जगह नैंड गेट यूज करके भी हमने लैच पढ़ा हुआ था। तो जब हम नैंड बेस्ड लैच की बात करते हैं तो हमारा क्या दो चीज का डिफरेंस आता है। पहला, नॉर में देखोगे तो आर ऊपर और एस नीचे होता है, याद होगा। नैंड में हमारा एस और आर एक तो रिवर्स हो जाता है, एस ऊपर आर पहले वाले गेट पे आ जाएगा और आर नीचे वाले गेट पे आ जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसे ही सर्किट बना लोगे, पहला वाला एंड गेट बनाया, इसका आउटपुट दूसरे में फीडबैक की तरह यूज हो गया और दूसरे वाले आर के गेट का आउटपुट जो है पहले वाले में एज अ इनपुट लगा दिया, सर्किट मतलब रीड्रॉ कर लिया। नैंड गेट में हमारा एस की जगह हम एस बार और आर की जगह आर बार का यूज करते थे, या उल्टा कर लो, एस 1 पे आउटपुट 0 होता है और आर 1 पे आउटपुट 1 होता है। याद होगा हमने जब नैंड गेट पढ़ा था तो हमने प्रॉपर्टी के लिए एस, सेम प्रॉपर्टी के लिए हमारा एस की जगह हम एस बार का यूज करते हैं और आर की जगह हम आर बार का यूज करते हैं। ठीक है, या उल्टा कह सकते हो कि s इक्वल टू 1 पे वो रीसेट करता है और r इक्वल टू 1 पे सेट करता है। ठीक है, 0 0 की जगह 1 1 हमारा वैलिड स्टेट होता है और 0 0 हमारा इनवैलिड स्टेट होता है। तो ये सर्किट मुझे दोबारा बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो लैच जाके दोबारा 3rd यूनिट में पढ़ना, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं सर्किट की वर्किंग दोबारा नहीं करूंगी, जैसे मैंने करवाई थी, वर्किंग सभी करके देख सकते हैं। ट्रुथ टेबल हमारी वही है, s इक्वल टू 1 पे, दिख रहा है सभी को टेबल में, s इक्वल टू 1 पे नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, r इक्वल टू 1 पे नेक्स्ट स्टेट 1 होगा, या उल्टा कह सकते हो कि s बार की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 होगा। हम SR की जगह अगर हम इस टेबल को बनाते हैं S बार और R बार में, तो हमें सेम प्रॉपर्टी मिलेगी जो भी हमने नॉर की बनाई थी। 1 1 पे हमारा होल्ड होगा या प्रेजेंट स्टेट मिलेगा, तो 0 दिया तो 0 मिलेगा, 1 दिया तो 1 मिलेगा, और 0 0 मेरा इनवैलिड स्टेट होगा। ठीक है, 1 1 पे इनवैलिड मिलेगा ना? नैंड में कहा 1 1 पे इनवैलिड मिलेगा, नैंड गेट। अच्छा हाँ, मैं उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, हम 1 1 पे तो सेम मिलता है ना? 1 1 पे सेम मिलता है, 0 0 पे इनवैलिड हो जाता है जब हम नैंड मैम ये से पढ़ते हैं। ट्रांजिशन कितना आएगा भी 1 1 पे सेम? 1 1 पे कहाँ सेम लिखा है, अब आओ तो यहाँ पे आओ। ट्रांजिशन टेबल। हाँ, ट्रांजिशन टेबल में देखो ना, हमारा जब नैंड से पढ़ते हैं तो हमारा 1 1 पे सेम मिलता है, 0 0 पे इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, हाँ जस्ट उल्टा होता है नैंड नॉर के कंपैरिजन में। तो वही अब कॉम्बिनेशन लिख दिया, 0 0 पे मेरा इनवैलिड है, इनवैलिड को हम 1 से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। क्रॉस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लिख लिया। एस की वैल्यू 1 होगी तो 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो गया, चौथा कॉलम। आर की वैल्यू 1 होगी तो 1 हो जाएगा, दूसरा कॉलम। और 1 1 पे सेम स्टेट होगा, 0 दिया तो 0, 1 दिया तो 1। ठीक है, अगेन जब हमने के मैप सॉल्व किया तो मेरा एक क्वाड बन रहा है और एक पेयर बन रहा है। क्वाड से मुझे क्या इक्वेशन मिली, एस बार, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम देखो क्वाड बन रहा है मेरा, क्रॉस क्रॉस 1 1, तो एस बार, और y इक्वल टू 1 पे देखोगे तो सेकंड और थर्ड कॉलम में 1 1 मिल रहा है, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, r इंटू वाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिली मुझे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैपिटल Y इक्वल टू
एस बार प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसके साथ दो चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 1 1 मेरा नॉर्मल मोड है और 0 0 मेरा इनवैलिड मोड है। ठीक है, एस आर इक्वल टू 1 1 क्वाड एक पेयर बन रहा है ना, क्या एक क्वाड और एक पेयर बन रहा है ना। एक क्वाड एक पेयर बन रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1 1 मेरा नॉर्मल 1 1 मेरा नॉर्मल मोड है और 0 0 मेरा इनवैलिड मोड है। तो अब हम जब सर्किट दिया होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि कौन सा नॉर्मल मोड है, कौन सा इनवैलिड मोड है, और उसके बेस पे हम लैच की कौन सा लैच लेना है ये सेलेक्ट करेंगे। इतना हो गया सभी का। तो ये दोनों गेट तो मैंने कुछ नए नहीं पढ़ा, ये तो मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी थी। कब मैम ये टेबल, ये जो सर्किट डायग्राम में फीडबैक आ रहा है ये कैसे हो रहा है मैम, ये तो बताया नहीं आपने। अभी तो बताया, सुनते तो नहीं हो, कहाँ रहते हो, दिमाग कान खोल के सुनो। हमारा कोई सर्किट नहीं बनाया, मैंने इसी सर्किट को रीड्रॉ किया है। जो सर्किट था ये वाला, इसको हमने फीडबैक के टर्म में रीड्रॉ किया है। ये मेरा जो आउटपुट Q से R में आ रहा है, ये आउटपुट से इनपुट में आ रहा है। जब भी कोई लाइन आउटपुट से इनपुट में आती दैट मींस फीडबैक है वो। ठीक है, ओके। तो हमने बस इसको उठा के यहाँ की ऐसे घुमा के लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो ये हमारा Q है, Q से आउटपुट आया और ऐसे ही फीडबैक में लग गया। तो वही सर्किट है, बस उसको रीडिजाइन कर दिया है ताकि वो एसिंक्रोनस जैसा तुम्हें दिखे, कुछ नहीं चेंज है उसमें। हमारा आउटपुट y है, मतलब Q है, Q बार तो आउटपुट है नहीं, तो Q बार जो है हमारा दूसरे वाले गेट का आउटपुट था, वो पहले वाले गेट में एज अ इनपुट जोड़ दिया। ठीक है, तो सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं है, बस उसको रीड्रॉ इसलिए किया है ताकि तुमको समझ में आएगा फीडबैक है क्या। फीडबैक का मतलब कोई भी ऐसा कनेक्शन जो कि आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है, विच इज दैट इज फीडबैक। इसके बारे में और तुम अगले साल पढ़ोगे जब फीडबैक पढ़ोगे पूरा। बहुत झमेला है मैम इसमें। हाँ बहुत झमेला है, ये वाला टॉपिक तुम लोगों का थोड़ा सा टफ है। अभी तक तो मुझे कुछ भी टफ नहीं लगा था, जो तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हो जाना चाहिए था, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे पास पहली बात तो फिजिकल क्लास नहीं है। तो अगर हमें फिजिकल क्लास का मौका मिला इन केस, तो हम ये टॉपिक दोबारा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लैचेस पढ़ चुके हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। अब मुझे इसको सर्किट में यूज करना है, तो हमें एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सर्किट दिया होगा तो हम उसमें स्मॉल वाई और कैपिटल वाई लेबल कर देंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेस पे एसआर की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि एसआर इक्वल टू 0 मेरा नॉर्मल मोड है, तो हम नॉर लैच लेंगे, और एसआर इक्वल टू 1